आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग परमाणु संरचना का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग बोर-ब्यूरी का जो योजना था, बोर-ब्यूरी का योजना देखेंगे। यानी कि बोर-ब्यूरी का योजना में हम लोग देखेंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो व्यवस्था होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से परमाणु के अंदर व्यवस्थित रहता है, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस जरूर आता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो चलिए देखते हैं। बोर-ब्यूरी योजना, दो साइंटिस्ट थे, एक थे बोर और दूसरे थे ब्यूरी। दोनों का जो कंबाइंड स्कीम था, दोनों ने अलग अलग स्कीम दिया था, अलग अलग योजना दिया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहते हैं। दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग योजना दिया था और दोनों योजना एक तरीके से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समानता रख रहा था, इसलिए दोनों योजना को कंबाइंड करके बोर-ब्यूरी योजना नाम दिया गया। तो देखते हैं, इसमें परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताया था। बोर-ब्यूरी योजना में परमाणु के जो विभिन्न अंदर में जो कक्षा होता है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहता है, उसके बारे में इस योजना से हमको पता चलेगा। और 1921 ईस्वी में दोनों ने अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की थी। 1921 ईस्वी में बोर तथा ब्यूरी ने दोनों ने अलग अलग योजनाएं परमाणु के व्यवस्थीकरण के संबंध में प्रस्तुत किया था। उसी दोनों का योजना जो था वो बहुत ज़्यादा सेम था, इसलिए दोनों को योजना को कंबाइंड करके बोर-ब्यूरी योजना के नाम से एक स्कीम बनाया गया। और उसी स्कीम के द्वारा जो परमाणु के अंदर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस योजना के अनुसार फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वह 2n² के बराबर होती है। किसी भी परमाणु के जो कक्षा इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, उस इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या जो होगा वो होता है 2n² के बराबर। जहाँ पर n क्या है, n है कक्षा की संख्या। n बराबर 1 भी हो सकता है, n बराबर 2 भी हो सकता है, n बराबर 3 भी हो सकता है, n बराबर 4 भी हो सकता है, और भी आगे हो सकता है। जैसे अगर आपको पूछे एग्जाम में कि किसी भी परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा। प्रथम कक्षा कह रहा है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होगी। और द्वितीय कक्षा पूछे तो हम क्या लगा देंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगी 8 होगी। यानी इस योजना का जो प्रथम बिंदु यानी फर्स्ट पॉइंट था वो कह रहा था कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसके किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका जो अधिकतम संख्या होगा वो होगा 2n² के बराबर। जहाँ पर n क्या है, n है कक्षा की संख्या। जहाँ पर n क्या है, कक्षा की संख्या। अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 2n²। आपको ये याद हो गया होगा। 2 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी भी परमाणु में जो सबसे बाह्यतम कक्षा है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। जैसे यहाँ पर अगर इस परमाणु को देखा जाए तो इस परमाणु में सबसे बाहर कक्षा ये है, सबसे बाहरी कक्षा यानी n बराबर 4 है। तो पहला नियम के अनुसार देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 32, लेकिन यह है बाह्यतम कक्षा, इसलिए इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। पहला नियम के अनुसार होना चाहिए था 32, क्योंकि 4 का 16 दूना 32, लेकिन यह बाह्यतम कक्षा है, इसलिए इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। यानी अगर ये बाह्यतम कक्षा है तो इससे पहले वाली कक्षा कौन सी है, ये है। तो इस कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक तथा उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम से तीसरी कक्षा में नियम 1 के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर न गया हो। 4 नंबर पॉइंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से 4 नंबर पॉइंट को समझाने वाला हूं। तो 4 नंबर पॉइंट में कह रहा था कि किसी भी परमाणु में जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा और उससे एक पहले वाली कक्षा, इसमें 2 से अधिक या इसमें 2 से अधिक और इसमें 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकता है जब तक कि ये जो पहला वाला नियम है यानी 2n², इस नियम के अनुसार ये जो दोनों के अंदर वाला यानी तीसरी कक्षा, बाहर से तीसरी कक्षा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन न भर गया हो, चाहे कक्षा की संख्या कुछ भी हो। 4 नंबर पॉइंट में यही कह रहा है कि जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 2 से अधिक और उससे अंदर वाली कक्षा है उसमें 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकता है जब तक कि बाहर से तीसरे नंबर वाली कक्षा में जो नियम पहला है यानी 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन पूरा न भर गया हो। अगर वह इलेक्ट्रॉन पूरा इसमें नहीं भरा है 2n² के नियम से, तब तक उससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। आ गया समझ में आपको? अब हम लोग देखते हैं सेल और सब सेल, यानी कक्षा क्या होता है, परमाणु में कक्षा क्या होता है और कक्षा के अंदर में जो उप कक्षा होता है वो क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि परमाणु के अंदर जो कक्षा होता है और उप कक्षा वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कक्षा, जिसको कि हम लोग सेल भी बोलते हैं। कक्षा को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसे ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। कक्षा जो होता है, परमाणु के अंदर जो कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसको हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे कक्षा अंदर में होता है, कक्षा K होता है, L होता है, M होता है, N होता है। तो कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जो सबसे बाह्यतम कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और जो सबसे नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके आसपास ऊर्जा भी रहता है, तो जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास ज़्यादा ऊर्जा रहता है और जो नाभिक के पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास कम ऊर्जा रहता है। इसलिए हम लोग कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसे स्पेक्ट्रोमापी, एक स्पेक्ट्रम मापने वाला यंत्र होता है स्पेक्ट्रोमापी, उसमें अक्षर यूज होता है KLMNOPQ। इसी अक्षर का उपयोग हम लोग कक्षा के नामकरण में भी करते हैं। KLMNOPQ आगे भी अगर कक्षा ज़्यादा होगा तो बढ़ते जाएगा। सब क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। सभी क्या है? कैपिटल लेटर है। सबसे पहला पॉइंट था कि ऊर्जा को, कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जो सबसे नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जो सबसे दूर वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। इसे KLMNOPQ और आगे अगर कक्षा ज़्यादा होगा तो RSTU भी हो सकता है। तो इसी अक्षर से हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। n बराबर 1 यानी पहली कक्षा n बराबर 1 हो तो उसको हम लोग K कहते हैं, n बराबर 2 हो तो L कहते हैं, n बराबर 3 हो तो M कहते हैं, n बराबर 4 हो तो N हो जाएगा और n बराबर 5 हो तो O हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। यानी n बराबर 1 हो तो K, 2 L, 3 हो जाएगा M, 4 N और 5 O, 6 P और 7 Q और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और नाभिक के जो नज़दीक वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इसलिए हम लोग इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो कक्षा का क्रम बढ़ता जाता है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊपर वाले तीर का मतलब हो गया कि ऊर्जा बढ़ रहा है, हम कक्षा में बाहर की तरफ जाते हैं। तो समझ में आ गया कक्षा क्या है? किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है
उसी को सेल कहते हैं या कक्षा कहते हैं, जिसको हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और कक्षा को हम लोग KLMNOPQRS और आगे होगा तो आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग इसी अक्षर से इसको डिनोट करते हैं। सभी कैपिटल लेटर है और यह अक्षर का हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं कि इसी अक्षर का उपयोग स्पेक्ट्रोमापी में भी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखेंगे कि कक्षा के अंदर में भी बहुत सारी उपकक्षाएं होती है, वो कैसा होता है। तो उपकक्षा या इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब सेल। तो प्रत्येक कक्षा कई उपकक्षाओं में बटा रहता है। जैसे प्रत्येक जो कक्षा है, जैसे एक कक्षा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक कक्षा यहाँ से यहाँ तक, एक कक्षा हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक कक्षा यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब कक्षा जो है सो ये भी कई उपकक्षाओं में बटा होता है। जो कक्षा हम लोगों ने पढ़ा KLMN, ये सब कई उपकक्षाओं में भी बटा होता है। इसे हम लोग SPDF, GH, ये सब जो आगे बढ़ेगा G हो जाएगा, H हो जाएगा, I हो जाएगा, तो इसे SPDF अक्षरों से सूचित किया जाता है। यहाँ पर सभी क्या है, स्मॉल है। कक्षा को हम लोग कैपिटल लेटर KLMN से सूचित करते थे, तो उप कक्षा को हम लोग SPDF से सूचित करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कक्षा में जो महत्तम यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, उसी तरीके से उप कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वह निश्चित होती है। जैसे अगर S उप कक्षा हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P हो तो 6 इलेक्ट्रॉन, D हो तो 10 इलेक्ट्रॉन, F हो तो 14 इलेक्ट्रॉन। आपको बस याद रखना है कि S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। S में कितना इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें हम लोग +4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6, इसमें +4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसमें +4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14। तो S का हो गया 2, तो P का हो गया 6, D का हो गया 10 और F का हो गया 14। तो +4 ऐड करते जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको N, जैसे एक कक्षा है, ये है K यानी N बराबर 1 को हम लिखते हैं K, तो इसमें कितनी उपकक्षा होगी, तो N बराबर अगर 1 हो तो उसमें उपकक्षा कितनी होगी, 1 होगी, केवल S, ठीक है, केवल S उपकक्षा होगी। N बराबर 2 यानी कि L, N बराबर 2 में 2 उपकक्षा होगी, एक S होगी, एक P होगी। N बराबर 3 यानी M में 3 होगा, क्योंकि N का वैल्यू 3 है इसलिए इसमें 3 उपकक्षा होगी, SPD। और N बराबर 4 यानी कि N, तो इसमें हो जाएगा N बराबर 4 है, इसमें हो जाएगा 4, SPDF। आ गया समझ में आपको। सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कक्षा में यह ऊर्जा स्तर को भी बताता है। सबसे अंदर वाली कक्षा का ऊर्जा सबसे कम और सबसे बाहर वाली कक्षा का ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। इसे KLMN अक्षर से सूचित किया जाता है। N बराबर 1 को K, 2 को L, 3 को M कहते हैं और आगे भी इसी तरह बढ़ता जाएगा। और बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और नाभिक के निकट वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। इतना ही पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। उपकक्षा में क्या पढ़ा था हमने कि प्रत्येक कक्षा कई उपकक्षाओं में बटा होता है। प्रत्येक कक्षा जो है वह कई उपकक्षाओं में बटा होता है। इसे SPDF, यह उपकक्षा को हम लोग स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f से सूचित करते हैं। अब जिस तरह से हम लोगों ने कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² पढ़ा था, उसी तरीके से उपकक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सुनिश्चित होती है। कितनी होती है, s में 2 होती है, p में 6, d में 10 और f में 14। यानी कि जो s में है उसमें 4 जोड़ेंगे तो p का आ जाएगा, p में 4 जोड़ेंगे तो d का आ जाएगा, d में 4 जोड़ेंगे तो f का आ जाएगा। n बराबर 1 यानी K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा है। यहाँ पर K में n बराबर 1 है इसलिए इसकी एक ही उपकक्षा होती है इसके अंदर। L में n बराबर 2 है इसलिए L के अंदर 2 उपकक्षा होती है, S और P। K में S, L में SP और M में n बराबर 3 होता है इसलिए इसमें 3 उपकक्षा होती है, SPD। और N में क्या है, n बराबर 4 है इसलिए इसमें 4 है, SPDF। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों
मैं जो अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ इसका मैं न्यूमेरिकल भी, यानी कि जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सारा मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। सारा को मैं बहुत अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब मेरा अपना साइंस खत्म हो जाएगा तो मैं सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, जेई, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में जो जितना भी साइंस क्वेश्चन आया है सारा को मैं कवर करवा दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप एक भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी स्टेशन मास्टर के पद पर पश्चिम रेलवे में कार्यरत हूं और मैं आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके साइंस का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। अगर आपको इसमें मेरा मेहनत लग रहा है कि मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जरूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।